तू जाने ना। एपिसोड 7। राठौर एंटरप्राइजेस के सीईओ ऑफिस में निशा ने धीरे से एंटर किया, लेकिन उसे पूरा ऑफिस खाली दिखाई दिया। वो यहाँ शौर्य से मिलने आई थी, लेकिन शौर्य अभी ऑफिस में था ही नहीं। वह आगे बढ़ी और उसने शौर्य की चेयर को छुआ, जिस पर वह बैठा करता था। वह शौर्य को बचपन से पसंद करती थी, पर शौर्य था कि उसकी तरफ देखता ही नहीं था। काफी सालों पहले शौर्य के दादाजी ने उसे अनाथ आश्रम से गोद लिया था और उसकी सगाई शौर्य से कर दी थी। जब वह उससे मिले थे तो उन्होंने उसके गले में एक लॉकेट देखा था। जब उन्होंने उससे पूछा कि उसे वह लॉकेट कहाँ से मिला, तो उसने बस उनसे झूठ बोल दिया था कि वह उसे उसकी माँ ने दिया है। पर उसके अलावा ये सच कोई नहीं जानता था कि उसने ये लॉकेट एक लड़की से चुराया था और उसकी जगह पर सारी सुख सुविधाओं का आनंद लिया था। अब तो वह इसकी आदी हो चुकी थी और इसके साथ ही शौर्य जैसा आदमी हर किसी लड़की की चाहत था, लेकिन उसकी शादी उससे होने वाली थी। पर कहीं ना कहीं वो यह भी जानती थी कि शौर्य ये शादी अपने दादाजी की खुशी के लिए कर रहा था। अगर उन्होंने उसकी शौर्य से सगाई फिक्स नहीं की होती तो शायद वह उसकी ओर देखता तक नहीं। इतने सालों में वह शौर्य के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाई थी। वह सिर्फ नाम की मंगेतर थी। सभी लोगों के सामने वो होने वाली मिसेस राठौर थी, पर वो शौर्य की पसंद कभी नहीं बन पाई। बेशक वो शौर्य की पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसे जानी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि शौर्य जैसा आदमी वापस मिलना बहुत मुश्किल था। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी एक फाइल पर पड़ी। न जाने क्यों उस फाइल ने निशा का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। निशा ने वो फाइल उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। उस फाइल में किसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उसने उस फाइल में लिखा हुआ नाम पढ़ा, नायरा शर्मा। इसके साथ ही उसने साथ लगी हुई फोटो देखी तो उसे याद आया कि ये वही लड़की है जो शौर्य के बच्चे की सैरोगेट मदर बनी है। पर पता नहीं क्यों उस फाइल को पढ़ते हुए उसका दिल अभी घबरा रहा था। उसने पेज को पलटा और बाकी के पेज को पढ़ने लगी। जैसे ही वह लास्ट पेज पर आई तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। वह उसे पहचान गई थी। ये वही लड़की थी जिसका लॉकेट उसने चुराया था और उसकी जगह सारी सुख सुविधा का आनंद ले रही थी। उसने सोचा, ये शौर्य इस सब के बारे में खबर क्यों निकलवा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मुझ पर शक हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किसी को भी ये राज पता चलने से रोकना होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बस एक बार ये लड़की बच्चों को जन्म दे दे, उसके बाद फिर मुझे इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। अगर इससे पहले मैंने कुछ किया और शौर्य की नजर में आ गई तो उसे सारा राज पता चल जाएगा। ये सोचते हुए उसने नायरा की इंफॉर्मेशन वाली फाइल में से उसके अनाथ आश्रम वाला पेज निकाल लिया और चुपचाप शौर्य के ऑफिस से बाहर चली गई। वहीं शौर्य जैसे ही अपनी मीटिंग खत्म करके ऑफिस वापस आया तो उसने टेबल पर पड़ी वही फाइल फिर से देखी। उसने उसे उठाया और पढ़ा। थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसने उसे एक साइड रख दिया, क्योंकि उसमें नायरा के स्कूल, कॉलेज और नॉर्मल लाइफ से जुड़ी जानकारी थी। उसमें कुछ ऐसा खास नहीं था जो उसका ध्यान खींच सके। शौर्य के पीछे पीछे रोहित भी उस कैबिन के अंदर आ गया था। शौर्य ने रोहित को देखा और उससे कहा, क्या उसके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन है? शौर्य की बात पर रोहित ने हाँ में सिर हिला दिया, तो शौर्य ने उसे वहां से जाने को कह दिया। रोहित के जाते ही शौर्य नायरा के बिहेवियर के बारे में सोचने लगा कि वो कितनी गुस्सैल है। अगर वो उसके बच्चों को जन्म देगी तो उसके
बच्चे भी उसकी ही तरह गुस्सैल ही होंगे। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो क्या सोच रहा है। उसने अपना सिर झटका और अपना काम करने लगा। समुद्र के पास विला में नायरा चुपचाप आकर अपने रूम में लेट गई थी। उसके दिल और दिमाग में अभी अलग ही उथल पुथल मची हुई थी और उसका ध्यान अभी भी उसके डैड ने उससे जो कुछ भी कहा उसी पर ही था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसके डैड क्या करेंगे। कहीं वो उसे बचाने के चक्कर में खुद को ही ना फंसा ले। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी एक मेड ने उसके रूम का गेट खटखटाया। आवाज सुनकर वापस होश में आई और उसने मेड को अंदर आने को कहा। मेड ने अंदर आते ही उसके सामने खाना रख दिया और कहा, मिस शर्मा, आपके खाने का वक्त हो गया है। मेड की बात सुनकर नायरा ने उसे जवाब दिया, तुम अभी खाना ले जाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। पर मेड ने कहा, लेकिन मिस शर्मा, आपको बच्चों के लिए खाना खाना है ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, फिर आपको दवाई भी लेनी है। मेड की बात सुनकर नायरा के दिल में एक कड़वाहट उभर आई। सबको बच्चों की फिक्र थी, लेकिन उसकी मां की फिक्र किसी को नहीं थी। कोई भी ये नहीं जानना चाहता था कि वह किस हाल में है। उसने चुपचाप वह खाना खा लिया और उसके बाद दवाई भी ले ली। खाना खाने के बाद वो वैसे ही बेड पर लेट गई, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कहाँ तो वो चाहती थी कि शादी के बाद माँ बने और माँ बनने वाली हो तो उसका पति उसका ख्याल रखे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही अलग हो रहा है। आज वो माँ तो बनने वाली है, लेकिन उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। जिसे भी फिक्र है तो बस बच्चे की। वो किस हाल में है कोई जानना ही नहीं चाहता। यहाँ तक कि उसके बच्चे पैदा होते ही उससे छीन लिए जाएंगे और उसे कभी भी उन्हें देखने को नहीं दिया जाएगा। आखिर वो सब कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो ऐसे ही रोते रोते सो गई। काफी देर बाद जाकर नायरा की आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसका ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है, जो उसकी बर्दाश्त के बाहर था। नायरा को याद था कि एक बार सेक्रेटरी ने उससे कहा था, मिस शर्मा, यहाँ आपके बिस्तर के पास एक बटन लगा है। जब भी कोई इमरजेंसी हो या आपको किसी को बुलाना हो तो आप इसे दबा सकती हैं। आपके बटन दबाते ही एक अलार्म सभी सर्वेंट तक पहुंच जाएगा और सभी आपके पास हाजिर हो जाएंगे। वह दर्द में ही उस बटन तक पहुंची और उसने वह बटन दबा दिया। दर्द के कारण उसके माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी और उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। नायरा के बटन दबाते ही सभी सर्वेंट के पास एक अलार्म पहुंच गया और सेक्रेटरी समेत सभी दौड़ते भागते नायरा के रूम तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही वह रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नायरा बिस्तर के साथ लगकर नीचे जमीन पर बैठी थी और उसके माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफी दर्द में है। सेक्रेटरी जल्दी से नायरा के पास पहुंची और उसने कहा, मिस शर्मा, क्या बात है? कोई आवाज सुनकर नायरा ने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वह इतना ही बोल पाई थी और बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही सेक्रेटरी ने सभी सर्वेंट की मदद से नायरा को हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके बाद उसने शौर्य के असिस्टेंट को इसकी खबर दी। शौर्य जो अपने कैबिन में अभी काम कर रहा था कि तभी रोहित उसके कैबिन में भागता हुआ आया। उसको ऐसी हालत में देखकर शौर्य ने उससे पूछा, रोहित, क्या बात है? तुम ऐसे अचानक से कैबिन में भागते हुए क्यों आए हो? भागने की वजह से रोहित की सांस उखड़ गई थी। उसने पहले अपनी सांसों को नॉर्मल किया और फिर कहा,
बॉस, अभी अभी सेक्रेटरी का अभी फोन आया था। उन्होंने बताया कि मिस शर्मा के पेट में अचानक से बहुत दर्द उठा है, जिसके कारण बेहोश हो गई हैं वो। उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। रोहित की बात सुनकर शौर्य ने अपना काम बीच में ही रोक दिया। नायरा के पेट में दर्द हो रहा है, कहीं उसके बच्चों को तो कुछ नहीं हो गया। ये सोचते ही वह सीधा हॉस्पिटल जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकल गया। शौर्य को इतनी स्पीड में जाता देखकर रोहित ने धीरे से कहा, अरे बॉस, मेरे लिए तो रुक जाते। हालांकि शौर्य उसकी शिकायत सुनने से पहले ही ऑफिस से बाहर जा चुका था। क्या हुआ है नायरा को, आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए तू जाने ना, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तू जाने ना, एपिसोड 8। ऑफिस से निकलने के बाद शौर्य की कार स्पीड में आकर हॉस्पिटल के सामने रुकी। कार से निकलने के बाद वो सीधा जाकर वहीं रुका जहां अभी सेक्रेटरी खड़ी थी। सेक्रेटरी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी होकर नायरा के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अगर बच्चों को गलती से भी कुछ हो गया तो उसका बॉस उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पर तभी उसे अचानक से ही महसूस हुआ कि उसे बहुत ठंड लग रही है। उसने सोचा, मुझे अचानक से इतनी ठंड क्यों लग रही है? कहीं शैतान सीधा यहीं तो नहीं आ गया? ये सोचते ही उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे शौर्य खड़ा था, जो उसे ही घूर रहा था। अपने सामने शौर्य को देखकर सेक्रेटरी वहीं जम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बॉस से क्या कहे। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो गई और उससे डॉक्टर बाहर आ गई। डॉक्टर को देखकर उसने राहत की सांस ली। वहीं डॉक्टर को देखकर शौर्य जल्दी से उसके पास गया और उसने पूछा, नायरा और बच्चे कैसे हैं? डॉक्टर ने अपने सामने शौर्य को देखा और कहा, माँ और बच्चे दोनों सेफ हैं, लेकिन शौर्य तुम अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बोलकर वो अपनी कैबिन की ओर चली गई। डॉक्टर के जाते ही शौर्य ने सेक्रेटरी से कहा, मेरे आने से पहले वजह तैयार रखना कि आखिर ये सब कैसे हुआ। ये बोलकर वो सीधा डॉक्टर के कैबिन में चला गया। शौर्य के जाते ही उसकी सेक्रेटरी मानसी ने गहरी सांसें ली। वह खुद से बोली, थैंक गॉड ये शैतान वापस चला गया, नहीं तो आज तो मुझे कोई नहीं बचा पाता। रोहित सच में इसे शैतान ऐसे ही नहीं कहता। खुद से बोलते ही उसकी नजर बेहोश नायरा पर पड़ी, जिसे अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जा रहा था। वह उसको वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने के सारे इंतजाम करने लगी। वहीं डॉक्टर के कैबिन में शौर्य डॉक्टर की आगे वाली चेयर पर बैठा था। डॉक्टर ने शौर्य की ओर देखते हुए पूछा, शौर्य ये सब क्या है? नायरा तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और तुम उसका सही से ध्यान क्यों नहीं रख रहे? डॉक्टर की बात सुनकर शौर्य ने हैरानी से कहा, मीरा तुमसे किसने कहा हम उसका ध्यान ढंग से नहीं रख रहे? कितने सारे सर्वेंट लोग उसका ध्यान रखने के लिए आगे पीछे घूम रहे हैं, यहां तक कि उसे किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। शौर्य और मीरा अपनी फैमिली की वजह से एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे और साथ ही वे बचपन से एक दूसरे के दोस्त भी थे। उसकी बात सुनकर मीरा ने गुस्से से कहा, अगर तुम सब सही से ध्यान रख रहे हो तो वह फिर खुश क्यों नहीं है? सारे सर्वेंट और लोग उसके शरीर का ध्यान रख रहे हैं, पर वो खुश नहीं है। उनकी वजह से वो फिजिकली तो फिट हो सकती है, पर मेंटली नहीं, और जब तक वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगी तब तक बार बार उसके मिसकैरेज होने का खतरा मंडराता रहेगा। शौर्य ने इन सब बातों का कोई आइडिया नहीं लगाया था। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मेरी सेक्रेटरी से कहकर उसके लिए क्या मंगवाना चाहिए जिससे मेरे बच्चे एकदम ठीक रहें? शौर्य की बात सुनकर मीरा ने गुस्से में अपना सर पटक लिया।
हालांकि वह शौर्य से इस बारे में कोई उम्मीद कैसे रख सकती थी जिसे कुछ भी पता नहीं था। उसने गुस्से से जवाब दिया, तुम सबकी प्रॉब्लम ही यही है। तुम्हें अपने बच्चों की तो परवाह है, पर उसकी माँ की नहीं। माना कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पर फिर भी तुम इस सच को कभी नहीं बदल सकते कि वह तुम्हारे बच्चों की माँ है, और जब तक माँ खुश नहीं होगी तो बच्चे ढंग से ग्रोथ नहीं करेंगे। तुम्हें नायरा को खुश करने के लिए अपनी सेक्रेटरी को नहीं कहना है, बल्कि इसकी बजाय तुम खुद उसके साथ रहो और उसको खुश करने की कोशिश करो। पर शौर्य ने मीरा के सजेशन को साफ मना करते हुए कहा, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शौर्य की मनाही पर मीरा ने साफ जवाब दिया, तो फिर तुम भी अपने बच्चों के बारे में भूल जाओ। वैसे भी आज अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो तुम अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो देते। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मेरा ये सजेशन मानना है या नहीं मानना है। पर कुछ फैसला लेने से पहले ये अच्छे से सोच लेना कि अगर अगली बार फिर ऐसा कुछ हुआ तो दुनिया का कोई भी बेस्ट डॉक्टर तुम्हारे बच्चों को नहीं बचा सकता। अब तुम यहां से जा सकते हो और फैसला खुद सोच समझ कर लेना। ये बोलकर वो अपनी चेयर पर आंख बंद करके लेट गई। मीरा की बात सुनकर शौर्य उसके कैबिन से बाहर आ गया और बाहर एक बेंच पर बैठ गया। मीरा की कही हुई बातें बार बार उसके दिमाग में घूमे जा रही थी। शौर्य के जाने के बाद मीरा ने अपनी आंखें खोली और खुद से कहा, आई एम सॉरी शौर्य, मैंने तुमसे ऐसे गुस्से में बात की, लेकिन तुम्हारे भले के लिए यही सही है। पता नहीं तुम्हारे दादाजी ने उस निशा में क्या देखा जो तुम्हारी सगाई उससे करवा दी। उस लड़की की आंखों में दुनिया जहां की मक्कारी छुपी हुई है, पर अपने दादाजी के लिए तुम अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हो। पर मैं तुम्हें ऐसे मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगी। वैसे भी ये नायरा उस निशा से तो कहीं बेहतर है। पक्का इसकी सरोगेट मदर बनने के पीछे कोई बड़ी वजह होगी। अब तुम दोनों के ये बच्चे हैं, तुम्हें करीब लाएंगे, उस निशा से तुम्हारा पीछा छुड़वाएंगे। वहीं शौर्य अभी भी बाहर बेंच पर ही बैठा हुआ था। काफी देर तक वहीं बैठकर सोचता रहा और फिर उठकर नायरा के वार्ड की ओर चला गया। जब वो मीरा के साथ उसके कैबिन में बैठा था तभी मानसी ने उसे मैसेज करके बता दिया था कि नायरा कौन से वार्ड में शिफ्ट की गई है। जैसे ही वह वार्ड के अंदर गया, उसकी नजर बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई नायरा पर गई। नायरा को अभी होश नहीं आया था और सुबह तक आने भी नहीं वाला था, क्योंकि मीरा ने नायरा को अच्छे से नींद आए इसके लिए नींद का इंजेक्शन लगाया था। शौर्य जाकर नायरा के बिस्तर के पास टेबल पर बैठ गया। वह एकटक नायरा को ही देखे जा रहा था। तभी उसकी नजर नायरा के पेट पर गई। शौर्य का हाथ अपने आप नायरा के पेट की तरफ चला गया। वह नायरा के पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चों को महसूस करने लगा। मानसी जो वहीं वार्ड में एक कोने में खड़ी थी, वो अपने बॉस को पहली बार ऐसे बिहेव करता देखकर हैरान थी। वैसे तो उसे खुद भी अभी नींद आ रही थी, पर वह अभी सोने की हिम्मत कर ही नहीं सकती थी। शौर्य जो अभी तक कहीं खोया हुआ था, उसने मानसी की तरफ देखा और पूछा, ये कब तक होश में आएगी? मानसी ने जवाब देने में बिल्कुल भी देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से जवाब दिया, डॉक्टर ने अभी मिस शर्मा को नींद का इंजेक्शन दिया है, तो अब ये कल सुबह ही उठेंगी। मानसी की बात पर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम अभी विला पर जाकर आराम कर लो और कल सुबह वापस आ जाना। अभी मैं यहीं हूं। और हाँ, साथ ही ये भी पता लगाना आखिर नायरा सरोगेट मदर बनने के लिए क्यों राजी हुई है। शौर्य के ऑर्डर पर मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और फुल स्पीड से वहां से भाग गई। जाते वक्त उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मानसी के जाने के बाद शौर्य कुछ देर के लिए वहीं नायरा के पास बैठा रहा और बाद में वहीं वार्ड में पड़े हुए सोफे पर जाकर सो गया। अगली सुबह इंजेक्शन का असर पूरा होने पर नायरा ने धीरे से अपनी आंखें खोली।
उसने अपनी पलकें बार बार झपकाई, ये महसूस करने के लिए कि वह आखिर है कहाँ। तभी उसकी नजर पास ही सोफे पर लेटे हुए एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी को देखते हुए नायरा को महसूस हो रहा था कि उसने कहीं तो इसे देखा है, पर कहाँ वो उसे याद नहीं आ रहा था। हालांकि उसे सोता हुआ देखकर नायरा इस बात को झुठला नहीं सकती थी कि वह बहुत सुंदर लग रहा था। नायरा धीरे से उठ गई और उसने अपने आसपास की जगह को गौर से देखा। तभी उसे याद आया कि कल उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था और उसके बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ ये उसे कुछ भी याद नहीं था। पेट दर्द के बारे में सोचते ही उसका हाथ अपने पेट पर चला गया और उसे एक अनचाहा डर महसूस हुआ। अपने बच्चों की देखभाल के लिए क्या करेगा शौर्य? जानने के लिए सुनते रहिए तू जाने ना। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कैसा लगा बताने के लिए कमेंट करें और आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।